नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। रसूखदारों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के चलते ही पुलिस पर जानलेवा हमले होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर पिछले कुछ सालों में कुछ हुए हमले इसके गवाह हैं। फिर चाहे वो प्रतापगढ़ का कुंडा कांड हो या फिर मथुरा का जवाहर बाग या फिर चौबेपुर में विकास दुबे का मामला, हर मामले में आरोपितों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के गंभीर आरोप लगे और बीजेपी सरकार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर अपराधियों में खौफ पैदा करने और कानून का इकबाल कायम करने के कई दावे तो किए जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सत्ताधारी दल के लोगों ने ही पुलिस का इकबाल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानपुर में एनकाउंटर के दौरान हुए पुलिस कर्मियों के हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस अपनी ताकत अपराधी विकास दुबे को तलाशने में झोंक चुकी है और इस वक्त प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का संदेह बना हुआ है कि पुलिस की गतिविधियों की खबर विकास दुबे तक पहुंच तो नहीं रही। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाशी अभियान जारी है, तो उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे के बिठुर स्थित घर को गिराने का फैसला लिया, जिसके बाद कानपुर स्थित यह घर गिराया जा रहा है। और इसके साथ ही विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है और इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें, यूपी के मोस्ट वांटेड विकास ने अपराध के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था। अब जो खबर सामने आ रही है, कुख्यात अपराधी विकास दुबे के किलेनुमा घर पर जेसीबी चली है। और इस खबर पर तमाम विस्तार से चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हर कोई ये कयास लगा रहा है कि आखिर विकास दुबे कहां छिपा हुआ है, जिसने अपराध के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा किया था, और अब जो खबर भी सामने आ रही कि किलेनुमा घर पर जेसीबी जो है वह चल चुकी है। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कानपुर में जो ये विभत्स घटना हुई है, क्या लगता है पुलिस की कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक की खबरें सामने आ रही, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है आपको हितेंद्र? जी बिल्कुल लकी, सही कहा आपने। जिस तरीके से 3 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन पर पुलिस को शक है और जो कॉल डिटेल चेक की गई है आरोपी की, अपराधी की, उसमें भी उन तीनों के नंबर सामने आए हैं और इसी के आधार पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हुई है और जो 3 जो पुलिसकर्मी सामने आ रहे हैं, जिनमें एक दरोगा भी है और कांस्टेबल तक भी, उनको पहले ही आरोपियों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि आज उनके घर पर दबिश दी जाएगी और इसी के चलते उन्होंने पहले ही वहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक दिया था और उन पर एक पूरे प्री प्लान्ड तरीके से उन पर अटैक किया गया था, जिसकी वजह से 8 जवान शहीद हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अब जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि 8 मेरे परिवार के लोग शहीद हुए हैं और 48 घंटे के भीतर भीतर सफाया कर दिया जाएगा आरोपियों का। और लगातार पुलिस की 20 टीमें इस पर अब लगी हुई हैं, तमाम तरीके से खोजबीन जारी है और जो किलेनुमा जो घर बनाया हुआ था विकास दुबे ने, वो भी ढहा दिया गया है। तो एक तरीके से आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से। और लगातार जिस बात को लेकर के प्रसिद्धि है यूपी सरकार की, योगी सरकार की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके थे जब वो सत्ता में आए थे कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है और लगातार एनकाउंटर किए गए। लेकिन अब इस मामले से किरकिरी हो रही है योगी सरकार की, यूपी सरकार की। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंध थे, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, तीनों जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल बड़े दल माने जाते हैं और तीनों ही पार्टियों में उसकी जो पैठ थी आरोपी की। लेकिन कहीं ना कहीं विकास दुबे अब भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा पैठ बनाने की कोशिश में थे ताकि वो अपने जो गुनाह हैं उन पर पर्दा डाल सके, उनको छुपा सके। लेकिन अब वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये वारदात हुई है, इसको लेकर के अब योगी सरकार की जैसे किरकिरी हुई है, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं। तो उसके बाद से यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार
पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और 20 टीमें अब लगातार छापेमारी कर रही हैं। उनके परिवार वालों के लिए भी, उनके जो परिजन जहां भी रहते हैं, रिश्तेदार जहां भी रहते हैं, जितेंद्र, वहां आपसे पर यहाँ पर ये लगातार जानना कार्रवाई की जा चाहूंगा, रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है, कानपुर प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन हम इन बातों को भी दरकिनार नहीं कर सकते। गांव में सिक्योरिटी से लैस किले की तरह ये मकान है और यहां जेल की तरह दीवारें हैं। हालांकि इन्हें अब गिराया जा चुका है और यहां जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि यहां पर जो परिंदा है वो भी पर नहीं मार सकता, और यहां व्यवस्था इस तरह की तो है ही, और साथ ही साथ अरबों की संपत्ति बनाई विकास दुबे ने, और गांव के मकान में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यह भी बात सामने आ रही है। और यहां अगर कोई दाखिल हो जाता है तो उसका पकड़ा जाना लगभग तय है। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से खूंखार आपराधिक इतिहास रहा है विकास दुबे का, और उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है वहां पर सबक नहीं लिया, इसे आप किस नजर से देखते हैं? जी लकी, जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है, क्योंकि जिस तरीके से जो तैयारी थी पुलिस की, और पुलिस जब छापेमारी के लिए गई तो आरोपी तक ये सारी सूचनाएं पहुंच गई थी कि किस लेवल के हथियार पुलिस के पास हैं और किस वक्त ये छापेमार कार्रवाई जो है वो की जानी है। और आपको ये भी बता दूं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो राजनीति में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षक उसको हासिल था, और चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, बसपा की बात हो, ये खुद भी समर्थन हासिल कर चुका है, चुनाव भी लड़ चुका है अपने क्षेत्र में। और ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जहां विकास दुबे कहता था पूरा गांव वहीं वोट डालता था। इसीलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या सपा हो, सभी विकास दुबे को अपने पक्ष में लेने के लिए लगातार प्रयास करते थे, और जिस तरफ विकास दुबे कहता था उसी तरफ पूरे गांव का वोट जाता था। तो इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण हासिल था, लेकिन अब वो किसकी शह पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, इस बात की जांच फिलहाल की जा रही है। ठीक है हितेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन भी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, विकास के फोन से जो कॉल डिटेल मिली है उसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि विकास के फोन में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी मिले हैं और एसटीएफ इन सभी पुलिस वालों से पूछताछ भी कर रही है जिनके नंबर विकास के फोन में प्राप्त हुए हैं। तमाम अपडेट जानकारी चाहेंगे आपसे पुनीत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास के मोबाइल में और उसके कॉल डिटेल्स के अनुसार पुलिस वालों के कई नंबर संपर्क में आए हैं, और बीते 24 घंटे के अंदर, यानी कि घटना से 24 घंटे पहले तक कई पुलिसकर्मी उसके संपर्क में थे। जो चौबेपुर के एसओ हैं वो लगातार सबके घेरे में बने हुए थे, जो वहाँ के एसओ थे, और उनको सस्पेंड कर दिया गया। एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। एक दरोगा, एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड भी सबके घेरे में है, क्योंकि उनकी भी घटना से कुछ देर पहले ही बातचीत हुई थी। लगातार पुलिस को जिस तरीके से कॉल डिटेल्स मिल रही, उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और सीधे तौर पर विकास के पास ये इनपुट कैसे पहुंचा कि कितनी फोर्स आ रही है और किस रास्ते से आ रही है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के तहत विकास को सारी चीजें पता थी। उसने पूरा प्लान किया, और प्लान करने के बाद उसने हमला किया, और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो मुखबिरी की थी, और मुखबिरी करने वाला कोई अंदर ही का ही आदमी था, और उसी पर अब जांच चल रही है। और सीधे तौर पर जो भी पुलिसकर्मी संदिग्ध हैं, सबके घेरे में है, उनसे पूछताछ हो रही है। जी, इस मामले में एक बात यह भी सामने आई है, जो फोर्स है वो ना तो वो पर्याप्त थी, और बदमाशों की ताकत का जो अंदाजा है वो भी पुलिस को नहीं था। इस मामले में क्या माना जाए, जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो टीम है, क्या वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, सीधे तौर पे जितना कानपुर जिले की पुलिस दोषी है, उतना ही वहाँ का एलआईयू भी दोषी है, क्योंकि एलआईयू की सही रिपोर्ट नहीं थी, और अगर रिपोर्ट सही थी, इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, तो पुलिस को इस तरीके से 3 तानों की फोर्स लेकर के नहीं जाना चाहिए था। हालांकि जो एसओ चौबेपुर हैं, जिनकी कॉल डिटेल सामने आई है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उन पर जब कार्रवाई करने को कहा गया उनसे, जब तो सीधे तौर पर उन्होंने पीएससी की मांग करी थी, और लेकिन एसएसपी ने आदेश किया कि 3 थानों की फोर्स लेकर के सीओ के नेतृत्व में जाइए और विकास दुबे को अरेस्ट करिए। कहीं ना कहीं पुलिस को अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे इतना बड़ा कांड कर सकता है, और सीधे तौर पर एक बड़ी खामी कहेंगे और एक जल्दबाजी और लापरवाही भरा निर्णय था। हालांकि फौरी तौर पर सीओ को जो भी समझ में आया, उन्होंने अपने नेतृत्व में फोर्स बनाई, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दबिश देने भी गए, लेकिन जो मुखबिरी हुई वो सबसे महंगी पड़ी पुलिस को, जो अपने ही लोगों ने धोखा दिया, और कहीं ना कहीं जो विकास को इनपुट मिले उसके आधार पर उसने पूरी तैयारी करी और पुलिस वालों पर हमला किया। जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अनजान रही, और गांव में असलहों का इतना बड़ा जखीरा था, लेकिन इसके बावजूद भी एलआईयू समेत जो अन्य खुफिया हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। पुनीत, एक बात और आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से योजना बनाकर पुलिस की टीम पर यह हमला बोला गया, क्या लगता है इसके पीछे
अकेले विकास दुबे का हाथ नजर आता है या इसके पीछे कहीं बड़ी साजिश यहां पर नजर आती है? देखिए, विकास दुबे ने 2001 में जब एक राज्यमंत्री को थाने के अंदर घुसकर मारा था, तभी उसका नाम चर्चा में आया था और उसे बचपन से ही गैंगस्टर बनने का बहुत शौक था और सीधे तौर पर वो जेल में रहा, लेकिन जेल से भी उसने अपने सारे काम चालू रखे थे। उसने ऐसी युवाओं की फौज तैयार करी थी, ऐसी फौज तैयार करी थी जो उसका कहा मानती थी और उन्हीं के दम पर वो वसूली जैसे काम करता था। हत्या के प्रयास, वसूली, अपहरण, उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं और सीधे तौर पर कहीं न कहीं पूरी एक टीम थी। पूरा गाँव सपोर्ट में था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जब इंटर करी तो गांव की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई थी। सीधे तौर पर पुलिस वाले वहां गुमराह हो गए कि अंधेरे में उनको कहां जाना है, लेकिन विकास और उसके साथी गांव का चप्पा चप्पा जानते थे और इसी के आधार पर उन्होंने पुलिस वालों की घेराबंदी करी और उनके ऊपर फायरिंग करी। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी टीम थी और एक बहुत बड़ी टीम के साथ विकास ने काम किया। सीधे तौर पर लापरवाही है और कहीं ना कहीं इसमें ये भी वो है भी कि पुलिस पुलिसकर्मी दोषी विभाग हैं। के अंदर आखिर वो विभीषण कौन है जिसने पुलिस के आने की जो सूचना है वो पहले से दे दी? देखिए, सीधे तौर पर पुलिस हाईटेक हो चुकी है और कहीं न कहीं कॉल डिटेल्स के आधार पर ही काम करती है, लेकिन मुखबिर तंत्र जो है वो खासा कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि जैसे-जैसे पुलिस आधुनिकता की तरफ गई, मुखबिरों को भूलती गई और इन्हीं मुखबिरों को बदमाशों ने अपने साथ कर लिया और इनसे पल-पल की अपडेट उनको मिलती है। ये कह पाना हालाँकि 100% सही नहीं होगा कि सीधे पुलिसकर्मी ने विकास को फ़ोन किया, क्योंकि जब तक कॉल डिटेल्स ना आ जाए, सबूत ना आ जाए, तब तक ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन किसी के द्वारा मैसेज ज़रूर पहुँचाया गया था विकास को, क्योंकि विकास को मालूम था कि 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पर फ़ोर्स पहुँचेगी और सीओ के नेतृत्व में 3 थाने की फ़ोर्स है और जिस तरीके से जो चौबेपुर के एसओ हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध रही, क्योंकि मामला उनके क्षेत्र का था और वो लीड करने की बजाय सबसे पीछे चल रहे थे। उनको इस पूरे घटनाक्रम में खरोच तक नहीं आई है और सीधे तौर पर 1 दिन पहले वो वहाँ उस गाँव में भी गए थे, विक्रू गाँव में, जो शिकायत करता था, विकास और शिकायतकर्ता और एसओ वहाँ पर बैठे थे, उनके बीच समझौता हो रहा था। उसी बीच विकास ने शिकायतकर्ता को एसओ के सामने पीटा। इतना ही नहीं, उसने एसओ से भी बदतमीजी करी जब एसओ बीच बचाव करने लगे और उनका मोबाइल भी उन्होंने छीन के रख लिया। लेकिन एसओ इतनी बड़ी घटना को छिपा ले गया और सीधे तौर पर यही छिपाना पुलिस के ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि पुलिस ने को ये अंदाजा नहीं था कि विकास तरीके के कदम उठा सकता है। जी। तो कुल मिलाकर इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो अपराधी है विकास दुबे वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में परीक्षण चल रहा है। कई जगह इसका क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे 2 हफ्ते के भीतर आने की उम्मीद जताई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन की तरफ से जिस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है उसके नतीजे 2 हफ्ते में आने की उम्मीद है। यह दवा कोविड-19 के इलाज में प्रभावी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के आपात स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रयान ने कहा कि अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि कोविड-19 वैक्सीन कब तक व्यापक पैमाने पर वितरित करने के लिए तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक वैक्सीन के आने की उम्मीद है। वहीं माउंट रशमोर में बड़े पैमाने पर नकाबपोश भीड़ से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नस्लीय अन्याय और पुलिस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने हमारे इतिहास को मिटाने के लिए एक निर्दयी अभियान छेड़ दिया है। आपको बता दें, इसमें यह भी कहा गया कि पुलिस की ओर से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कॉन्फेडरेट स्मारकों और प्रतिमाओं को नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त कर दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि यह आंदोलन माउंट रशमोर पर हर व्यक्ति के विरासत पर खुले तौर पर हमला कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि कुछ पर छोड़ दिया गया है, हमारे नायकों को बदनाम करना, हमारे मूल्यों को मिटाना और हमारे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो माउंट रशमोर में बड़े पैमाने पर नकाबपोश भीड़ से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि नस्लीय अन्याय और पुलिस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने हमारे इतिहास को मिटाने के लिए एक निर्दयी अभियान जो है वह छेड़ दिया है। ट्रंप ने कहा कि कुछ पर छोड़ दिया गया है, हमारे नायकों को बदनाम करना, हमारे मूल्यों को मिटाना और हमारे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए।
नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहरा चुका है। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल चुकी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे और इसी के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। प्रचंड और ओली के बीच शुक्रवार को 3 घंटे बैठक तक हुई है और इसके बाद ही दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। आज सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री और प्रचंड के बीच बैठक होनी थी। इसके बाद 11 बजे पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी। अब ये बैठक सोमवार 6 जुलाई को होगी। आपको बता दें, मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दोनों ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का गुट चाहता है कि केपी शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे और पार्टी के अपने तरीके से इन्हें चलाने दे, लेकिन केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते। प्रचंड कई बार यह कह चुके हैं कि सरकार और पार्टी के बीच समन्वय का अभाव है। तो नेपाल में जो राजनीतिक संकट है अब और भी ज्यादा गहराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की जो बैठक है वह टल गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे और इसी के साथ ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। प्रचंड और ओली के बीच शुक्रवार को 3 घंटे बैठक हुई। इसके बाद भी दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। आज सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री और प्रचंड के बीच में जो बैठक होनी थी, इसके बाद 11 बजे पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी। अब यह बैठक सोमवार 6 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। लॉकेट चटर्जी ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। शुक्रवार को लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट किया, आज सुबह मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझे हल्का बुखार है और मैं पिछले 1 सप्ताह से सेल्फ आइसोलेशन में थी। मैं फिलहाल ठीक हूं और आगे भी पोस्ट के जरिए सबको स्वास्थ्य की जानकारी देती रहूंगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपको बता दें, कोरोना के 5 नए मामले सामने आए और इसमें बीजेपी सांसद सुनील सोनी के पीएसओ भी शामिल है। सांसद के पीएसओ के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही सुनील सोनी ने खुद को परिवार के साथ घर में क्वारंटीन कर लिया है और इसके साथ उनके आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार को कोविड-19 के 3 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन की ओर से कहा गया कि नए मामलों में से 2 पहले के सकारात्मक मामलों के संपर्क में आए थे और एक दूसरे राज्य का यात्री है। आपको बता दें, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 109 हो गया। हालांकि राहत की बात है कि यहां पर एक भी मौत नहीं हुई। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार को कोविड-19 के 3 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन की ओर से कहा गया कि नए मामलों में से 2 पहले के सकारात्मक मामलों के संपर्क में आए और एक दूसरे राज्य का यात्री है। आपको बता दें, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वह 109 हो चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद की आबोहवा को साफ करने के लिए आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नव चेतना ट्रस्ट के बैनर तले भारत विकास परिषद और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान पहले दिन 500 पौधे लगाए गए। इस मौके पर आरएसएस से श्री कृष्ण अग्रवाल बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की अपील की। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।